हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का पाँचवा सेट आ गया है। चलिए आगे हम देखते हैं पाँचवा सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है। पाँचवा सेट का पहला प्रश्न कहता है कि कौन सा एक कर अन्य रूप से भारत की राज्य सरकारों के लिए ही है। तो यह जो कर है कृषि आयकर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 2 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है 21.34% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 से 16 के लिए गेहूं का प्रति क्विंटल कितना न्यूनतम खरीद मूल्य निर्धारित किया गया था। तो यह जो निर्धारित किया गया था 580 प्रति क्विंटल, 580 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 4 में कि ऑयल पूल खाता समाप्त कर दिया गया है। कब कर दिया गया था। तो यह जो कर दिया गया था 1/4/2002 से समाप्त कर दिया गया है। ऑयल पूल खाता समाप्त जो किया गया है 1 अप्रैल 2004 से समाप्त कर दिया गया है 2002 से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि एक फर्म संतुलन में होगी जब सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होगी। जब सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है कि भारत में पुरुष साक्षरता दर है कितना। भारत में जो पुरुष साक्षरता दर है वह है 82.1414%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में साफ कहा गया है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, मतलब कौन है। तो 13वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर विजय केलकर हैं। कौन है। डॉक्टर विजय केलकर हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि भारत में लिंगानुपात 2011 में कितना है। तो 2011 में जो भारत में लिंगानुपात था 943 फीमेल पे 1000 पुरुष, यही था लिंगानुपात 2011 की जनगणना में भारत में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था। तो सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला जो राज्य था वह गुजरात था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी बड़ी रेल प्रणाली कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी बड़ी रेल प्रणाली कौन सी है। तो यह जो रेल प्रणाली है भारतीय रेल प्रणाली है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि जब मांग की कीमत लोच इकाई हो तो सीमांत आय होगी। जब मांग की कीमत लोच इकाई हो तो सीमांत आय होगी क्या होगी। तो सीमांत आय 0 के बराबर होगी। क्या होगी। 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि यदि कीमत उपभोग वक्र क्षैतिज हो तो x जिसकी कीमत गिरती है के लिए मांग की कीमत लोच होगी क्या होगी। तो मांग की कीमत जो लोच होगी 1 होगी। क्या होगी 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कि यदि दो मांग वक्र प्रतिच्छेदन करते हैं तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर
तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर अपेक्षाकृत सपाट वक्र अधिक लोचदार है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि यदि दो उत्पादन पूर्णतः स्थानापन्न है तब सम उत्पाद वक्र क्या हो सकता है। तो यह जो एक सीधी रेखा होगी क्या होगी, सम उत्पाद वक्र जो है एक सीधी रेखा होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि उत्पादन के कारक द्वारा अर्जित लगान बराबर होता है। तो यह जो बराबर होता है यह उत्पादन वर्तमान में जो अर्जित कर रहा है और उसे यह उत्पादन अगले सर्वोत्तम उपयोग में प्राप्त कर सकता है उसके अंतर के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में कहा गया है प्रश्न नंबर 16 में कि ब्राह्मी योजना का आकार क्या था। तो ब्राह्मी योजना का जो आकार था वह था 7,98,000 करोड़ का था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है कि 11वीं योजना में निर्वात की वृद्धि दर रही क्या रही। तो यह जो निर्वात की वृद्धि दर रही थी 13.6% रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 में कहता है कि ब्राह्मी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई है। ब्राह्मी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है किस क्षेत्र में दी गई है। तो यह जो दी गई थी सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा के क्षेत्र में दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि MDI को बनाने वाला है कौन। MDI को बनाने वाला जो संस्था था वह था UNDP। ऑप्शन डी यही संस्था जो है MDI को बनाने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 में साफ कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है। तो यह जो घनत्व है 274 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि एक अर्ध विकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी है क्या है। एक अर्ध विकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी है। तो यह जो है विकास का एक सबसे बड़ा व्यवधान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है कि एक निर्धन देश का विषैले चक्र का सामना करना पड़ता है। एक निर्धन देश का विषैले चक्र का सामना करना पड़ता है या जो करना पड़ता है पूंजी की पूर्ति व मांग से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का कारण नहीं है। तो यह जो कारण नहीं है उच्च पूंजी निर्माण का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है कि राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है। तो राष्ट्रीय उत्पाद में जो कृषि का हिस्सा है वह है प्रति व्यक्ति आय से ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि आर्थिक विकास के साथ परिवर्तन होता है क्या हो सकता है। तो कृषि से दूर हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 इसमें कहा गया है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है क्या किया जा सकता है।
तो एक बेरोजगार व्यक्ति को जो परिभाषित किया जा सकता है वह किया जा सकता है जो काम चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहता है कि सरकार को सबसे अधिक राजस्व किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो सरकार को जो सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है वह होता है संघीय उत्पादन शुल्क के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में साफ कहा गया है कि निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य जो नहीं है उसको इस 4 ऑप्शन में छांटना है, वह कौन सा नहीं है। पहला है ऑप्शन पहला नोट निर्गमन, ऑप्शन दूसरा सरकार कार्य, तीसरा समाशोधन कार्य और चौथा है जनता से जमाए स्वीकार करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यह जो है कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है क्या थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि या जो अवधि थी 1997 से 2002 की अवधि थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हैरोल्ड डोमर मॉडल के लिए सत्य नहीं है। तो यह जो सत्य नहीं है, जैसे जैसे आय बढ़ती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यह जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल के लिए सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहता है कि असीमित श्रमपूर्ति के साथ आर्थिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह जो प्रतिपादित किया था R.M. सोलो ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में कहता है कि छद्म बेरोजगारी की अवधारणा का आविष्कारक था। छद्म बेरोजगारी की अवधारणा का आविष्कारक जो था वह कौन था। तो छद्म बेरोजगारी की अवधारणा का जो आविष्कारक थे वह थे T.W. शुल्ज थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में कहता है कि प्रबल व्यास का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। वह जो किया था R. रोडन ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 में कहता है कि न्यूनतम प्रयास उपागम प्रतिपादित की गई है। न्यूनतम प्रयास उपागम जो प्रतिपादित की गई है वह की गई थी हार्वे लाइवेंस्टीन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में कहता है कि भारत में समांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है। भारत में जो समानांतर अर्थव्यवस्था संदर्भित करती है वह जो करती है काला धन की अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। इसमें कहता है कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। तो यह जो किए जाते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं, जिसका शॉर्ट में कहते हैं SSO। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है। तो यह जो प्रायोजित है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40
में कहता है कि यदि उत्पादन के दो साधन पूर्ण प्रतिस्थापनीय हो तो प्रतिस्थापन लोच होगी। क्या हो सकती है? तो यह जो होगी अनंत होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है कि वर्गसन मापदंड संबंधित है। तो यह जो संबंधित है वर्गसन मापदंड जो संबंधित है वह कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इसमें कहता है कि कॉव डगलस के उत्पाद फलन के अनुसार तकनीकी प्रगति तटस्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहा गया है कि हेरोड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में यदि वास्तविक विकास दर वांछित विकास दर से अधिक हो तो परिणाम क्या हो सकता है इसका? तो परिणाम जो है इसका असंतुलन, जो कि असंतुलन की ओर लाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इसमें कहता है कि शुम्पीटर ने अपने द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांत में बल दिया। तो क्या बल दिया है भाई? तो बल जो दिया है नव प्रावर्तन की भूमिका पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहता है प्रश्न नंबर 45 में कि हेरोड प्रारूप में आय समृद्धि की वांछित दर GW निरूपित की गई है। इसमें S जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति है और VR जो है वांछित पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। क्या हो जाएगा? GW बराबर S/VR। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? या जो बाधक नहीं है अनुकूल व्यापार की शर्तें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में मिलान करना है। कथन ए और कारण आर। कथन ए में कहता है कि रैगनर नक्श ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास हेतु उपागत का तर्क दिया। कारण इसका है विकासशील देशों में राज्य के निर्देशन में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास हेतु वृहद विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु संगठित किया जा सकता है। सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो कूट में 4 ऑप्शन है। कूट में इसी में एक छांटना है, इसका कौन सही उत्तर होगा? तो कूट 1 में कहता है ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 48 में कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास में सुधार। तीसरा, अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास। चौथा, सामाजिक संरचना में सुधार। उपयुक्त में से मानव पूंजी विकास में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो यह जो सम्मिलित होते हैं 48 नंबर प्रश्न में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास में सुधार, अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, और चौथा सामाजिक संरचना में सुधार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? तो जो नहीं मापता है वह नहीं मापता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहता है कि किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी
को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी। तो यह जो सफल नहीं होगी एक क्रेताधिकार नहीं होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 में कहता है कि यदि किसी देश की व्यापार शर्तें 3 है तो उसके व्यापार के सहभागी की व्यापार शर्तें हैं। तो यह जो व्यापार शर्तें हैं 1/3 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहता है कि एक देश को किसी वस्तु से यदि न्यूनतम निरपेक्ष हानि प्राप्त हो रही है तो यह बताता है कि उसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो ये उसकी जो स्थिति होगी वह होगी तुलनात्मक लाभ की होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहता है कि रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत आधारित है। तो यह जो सिद्धांत आधारित है रिकार्डो का मूल्य के सर्म सिद्धांत पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि एक देश की करेंसी के मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें जो है वह बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 में कहता है कि संतुलित विकास से तात्पर्य है, संतुलित विकास से जो तात्पर्य है वह उत्पादन के विभिन्न हिस्सों का समरूप विकास होना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कहता है कि आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में परिवर्तन से मापा जा सकता है। या जो मापा जा सकता है वह वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति जनसंख्या द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहता है कि कितने वर्षों बाद रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। तो यह जो आम बजट में समाहित कर दिया गया था वह किया गया था 92 साल में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 में कहता है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत की जो उन्नति संतोषजनक रही है वह कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहता है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो यह जो प्रभावित हुआ था जूट तथा रुई उद्योग में प्रभावित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 में कहता है कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना जो है प्राथमिकता देती है किस क्षेत्र में देती है। तो यह जो देती है तीव्रगामी समाविष्ट एवं सतत विकास को देती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 में कहता है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। या जो कार्यरत हैं कपड़ा उद्योग में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 में कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वह है औद्योगिक क्षेत्र बन गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 में कहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। या जो प्रदान करता है पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 इसमें कहता है प्रश्न नंबर 64 में कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो यह जो सर्वाधिक प्रगति की है भारत वह की है गेहूं के उत्पादन में की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरोल्ड डोमर समृद्धि मॉडल में क्षुरधार समस्या का निहितार्थ है स्थिर है। वह जो स्थिर है वह जनसंख्या उत्पादन बचत दर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ए सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 में कहा गया है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य प्रोग्राम है। तो वह जो प्रोग्राम है IRDP, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, वर्धित निर्धनता रेखा का विचार किसने दिया? वर्धित निर्धनता रेखा का जो विचार दिया था वह विचार 7वां वित्त आयोग ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े नियमित रूप से संकलित व प्रकाशित किए जाते हैं। यह जो किए जाते हैं CSO द्वारा किए जाते हैं, CSO द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में कहता है कि अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अधिनियमित रही? अधिनियतम रही मतलब अधिकतम रही। तो यह जो रही थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहा गया है कि भारत में आत्मनिर्भर विकास का आशय है। भारत में जो आत्मनिर्भर विकास का आशय है वह है भावी विकास के लिए आंतरिक साधनों पर निर्भरता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 71 71 तो इसमें कहा गया है कि जब औसत आगम वक्र पर मांग की लोच इकाई होती है तो सीमांत आगम का मान होता है। तो सीमांत आगम का जो मान होता है वह होता है MR बराबर 0 होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है कि RBI ने भारत सरकार को बैंकों के साधनों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से निम्न में से किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो उपाय का जो प्रयोग किया जाता है यह किया जाता है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन का किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहता है 73 में कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहता है कि यदि MPC 0.6 है तो ऐसी दशा में K अर्थात गुणांक कौन ज्ञात कीजिए? तो यह जो है इसका सही उत्तर होगा C 2.5। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 इसमें कहा गया है कि हेराल्ड मॉडल में जब G बराबर GW बराबर GN होता है तो इसका अर्थ है कि पूर्ण रोजगार संतुलन होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास का सबसे सही मापक है कौन है? तो आर्थिक विकास का सबसे सही मापक जो है यह है अर्थव्यवस्था के अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहता है कि यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उत्पादन जोड़ दिया जाए तथा अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाएं तो वह बराबर जो होगा साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 में कहता है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? या जो रोकता है उपभोग रोकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 में कहता है कि निम्न में से एक पूर्ण रोजगार से संबंधित है। या जो पूर्ण रोजगार से संबंधित है
वह है लोचदार मजदूरी दर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 एवं अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत में जो बचत में सबसे अधिक योगदान जो है वह घरेलू क्षेत्र का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ पाँचवा सेट का अंतिम प्रश्न समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।